हम सभी का कहीं ना कहीं तो गांव होता ही है। जैसे अगर कोई पंजाबी है तो उसका पंजाब में गांव होगा, कोई गुजराती है तो उसका गुजरात में होगा, कोई बंगाली है तो उसका बंगाल में होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो सिंधी भाई हैं उनका गांव कहां है, तो आप में से ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सिंधियों का इंडिया के अंदर कोई गांव है ही नहीं, बल्कि ये लोग आज के पाकिस्तान के सिंध इलाके से बिलोंग करते थे, जिसका नाम 1980s में बदलकर सिंध कर दिया गया। पार्टीशन के बाद जो लोग भी नॉन मुस्लिम थे उन सबको पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाने को कहा गया, और जो लोग नहीं जाना चाहते थे उनके साथ लूटपाट की गई और पाकिस्तान छोड़ने में मजबूर किया गया। दोस्तों, इस दौरान 3 कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो है सिंधी कम्युनिटी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो बांग्लादेश, जो कि एक टाइम पे ईस्ट बंगाल था, फिर ईस्ट पाकिस्तान बन गया, तो बंटवारे के टाइम पे ईस्ट बंगाल में रहने वाले जो लोग भी थे उनका कोई ना कोई रिलेटिव तो वेस्ट बंगाल में रहा ही होगा, तो उनके पास ऑप्शन था उनके पास जाकर रहने का। उसी प्रकार लाहौर, जो कि एक टाइम पे पंजाब में आया करता था, तो लाहौर में रहने वालों का कोई ना कोई रिलेटिव तो पंजाब में रहता ही होगा, तो उनके पास भी ऑप्शन रहा होगा अपने रिलेटिव्स के पास जाने का। लेकिन अगर बात करें सिंध की, जो पाकिस्तान के मैप में यहां पर आता है, तो सिंध में रहने वाले लोगों के लिए इंडिया में रिलेटिव होने के चांसेस बहुत ही कम थे। सो सिंधी लोगों के लिए इंडिया आना किसी अनजान जगह आने जैसे ही रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी आज के टाइम में आप देखेंगे ज्यादा सिंधीज बिजनेसमैन होते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेसमैन बनना इनकी मजबूरी थी, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? लेकिन ऐसा ही था। अब क्या मजबूरी थी ये समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सिंधी लोग इंडिया आए कैसे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ उसमें सिंधियों के साथ क्या हुआ, और आज सिंधी कम्युनिटी एग्जैक्टली कहां है, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया की उस कम्युनिटी के बारे में जो वेल सेटल है और बिजनेस कम्युनिटी होने के साथ साथ इंडिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने के लिए जानी जाती है। 2015 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी में सिंधीज का 20% कंट्रीब्यूशन था। इनकम टैक्स कलेक्शन में सिंधीज 24% कंट्रीब्यूट करते थे। इंडिया की टोटल चैरिटी फंड का 62% सिर्फ सिंधियों से ही आता था और 46% शेयर ब्रोकर्स सिंधी थे। इंडिया की लगभग हर इंडस्ट्री जैसे कि बॉलीवुड, क्लोथ, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स वगैरह वगैरह में ज्यादातर बिजनेसमैन आपको सिंधी ही मिलेंगे। एक इंटरव्यू में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि सिंध में बहुत सी सिटीज ऐसी थी जहां पे कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में इंडिया में बहुत सी ऐसी सिटीज है जहां पे सिंधियों ने कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। दोस्तों, ये बात सच है, आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट में कई सारे कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जो सिंधियों ने बनवाए हैं, जिनमें से एक है हिंदुजा कॉलेज और दूसरा है पीडी हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, और ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसने आज के टाइम में ऑटोमोटिव, ऑयल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर जैसे 11 फील्ड में अपनी पकड़ बनाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे ग्रुप्स हैं। साथ ही आपको काफी मात्रा में सिंधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी देखने को मिल जाएंगे जो जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं। लेकिन ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि जब सिंधी इंडिया आए थे तो इनके पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक चीजें भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में भी मेहनत करके इन्होंने ना सिर्फ खुद को सेटल किया बल्कि देश के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। पर उसके बाद में भी आज के टाइम में सिंधी लोगों के मन में एक चीज का मलाल है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी उनको इंडिया में अपना हक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब दोस्तों, उनको किस चीज का मलाल है ये समझने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंधी लोग कौन है और ये इंडिया में कैसे आए। देखिए दोस्तों, सिंधी नाम सिंधु नदी पे बेस्ड है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेकर 1700 बीसी के बीच में मौजूद थी और इसकी मेन सिटी थी मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि वो उस टाइम की सबसे डेवलप सिटी थी। लेकिन टाइम के साथ सिंधु घाटी सभ्यता कई बार बर्बाद और आबाद हुई। उसके बाद में कई सालों तक बहुत सारे शासकों ने जैसे कि मौर्य, गुप्ता, राजपूत वगैरह वगैरह यहाँ पे राज किया और अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को बदलते रहे, और इसी दौरान सिंध में सनातन धर्म भी फल फूल रहा था। उसके बाद में 712 बीसी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जीत हासिल कर ली और फिर लगभग 300 सालों तक अरब शासकों ने सिंध पर राज किया और यहाँ से सिंधी लोग इस्लाम को अपनाने लग गए। मिर्ग शाह के टाइम पर हिंदू सिंधियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा, जिससे तंग आकर सिंधु हिंदुओं ने 40 दिन तक सिंधु नदी के पास उपवास और अनुष्ठान किया। जिसके बाद में अचानक से आकाशवाणी हुई कि नसापुर सिंध में एक बच्चे का जन्म होगा जो सबको अत्याचार से बचाएगा, और 1007 में चैत्र के महीने में चेती चांद के दिन उसी जगह पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया उदेरोलाल, और आगे चलकर उन्हें झूलेलाल कहा जाने लगा। उन्हें वरुण देव का अवतार भी कहा जाता है। उस बच्चे ने बड़े होकर हिंदुओं को भाईचारे का पाठ पढ़ाया, जिसकी वजह से सिंधी हिंदुओं के बीच में एकता बन गई और वो सब मिलकर मिर्ग शाह का विरोध करने लगे। जिसके बाद में मिर्ग शाह को हिंदुओं के आगे झुकना पड़ा और उसके बाद में उसने कभी भी किसी का
धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। हिंदू मुस्लिम फिर से एक साथ रहने लग गए। सिंध के हिंदू और मुस्लिम जिस देवता की पूजा करते थे वो देखने में लगभग सेम ही थे, बस दोनों के नाम अलग अलग थे। जैसे मुस्लिमों का देवता का नाम था ख्वाजा खिज्र या शेख ताहिर, वहीं हिंदुओं के संत का नाम था दरिया शाह या उदेरोलाल। अगर ब्रिटिश टाइम की बात करें तो उस वक्त भी सिंधी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और उसी के साथ भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें एक नया भारत बना, दूसरा पाकिस्तान बना जिसको 2 भागों में बांटा गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। भारत के नक्शे पे जो लाइन खींची गई थी, हो सकता है उसको खींचने का डिसीजन कुछ मिनटों या घंटों में लिया गया होगा, लेकिन आज 75 साल बाद भी लाखों लोगों के दिल में अपना सब कुछ खोने का दर्द जिंदा है, जिनमें से कई ज्यादा मात्रा में सिंधी लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की डिमांड पर बनाया गया था, जहां पर बाकी के धर्मों के लोगों के लिए, स्पेशली हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं थी, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था जहां पर हर धर्म के लोग रह सकते थे। सो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से सभी नॉन मुस्लिम को भगाया जाने लगा। जो पड़ोसी सालों सालों से भाई भाई बनकर रहते थे, वो अचानक से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कई परिवार तो ऐसे थे कि बच्चा कहीं और चला गया, माँ कहीं और चली गई, बाप कहीं और चला गया। इस बंटवारे की आग सिंध तक पहुंच गई, जहां के लोग ना तो पाकिस्तान चाहते थे ना ही हिंदुस्तान चाहते थे, वो तो अपने सिंध में ही खुश थे। लेकिन फिर सिंधु हिंदुओं को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया, और ऐसा ना करने पर उनके साथ लूट खसोट होने लगी और उन्हें मारा जाने लगा, जिसके डर से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया जाने बेटर समझा। अब सिंधी इंडिया तो आ चुके थे, लेकिन उनकी लाइफ यहाँ पे पूरी तरीके से बदलने वाली थी। अब दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो लोग बताते हैं जो अपना सब कुछ सिंध में छोड़कर इंडिया आ गए थे। कराची से बिलोंग करने वाली निर्मला गोपाल दास मीरचंदानी बताती है कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो सिंध और पूरे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थी। उनके पिता एक सरकारी नौकर थे, इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल थी। लेकिन बंटवारे के बाद में उनके हालात बिल्कुल बदल गए। जनवरी 1948 में वहां से भागने के ठीक 3-4 दिन पहले ही उनके भाई का जन्म हुआ था। उस वक्त उनकी उम्र महज 8 साल थी। मेरे पापा ने कहा कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मैं ऑफिस में जाता हूँ, कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। घर के वेंटिलेटर से जब हमने बाहर देखा तो सिर्फ शोर था और मारकाट मची हुई थी। हम किस्मत वाले थे कि उन दंगाइयों के हमारी बिल्डिंग के पास पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पे आ गई और हम लुटने से बच गए। हालात ऐसे थे कि दूसरे धर्म के लोग अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ लूटपाट करने लगे, उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया ताकि उनकी जमीन को हथिया सके। पहले तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहना है तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। टिकट्स मिलते ही हम सिर्फ कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर से निकले, बाकी सारी चीजें वहीं छूट गई। हाथ में चपाती, ऊपर दाल, मेरी माँ रो पड़ी, देख भिखारियों की तरह हमें दे रहे हैं। और वहां पे जितने भी रेफ्यूजी थे सबके साथ यही हालात थे। पर वॉलंटियर्स भी क्या करते, वो भी मजबूर थे क्योंकि लाखों लोगों के लिए उन्हें व्यवस्था करनी थी। फिर हमें कल्याण कैंप में रहने को मिला। मेरे पिताजी कराची के अंदर सरकारी नौकर थे, तो उन्हें जैसे तैसे करके जॉब मिल गई। गवर्नमेंट की तरफ से राशन तो मिलता था, पर फूड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही पढ़ाई लिखाई की कोई खास व्यवस्था थी। ऐसा ही सिंध से आए गोविंद टेकचंदानी बताते हैं कि सिंध में मेरा बिजनेस था और जब 1947 में दंगे शुरू हुए तो मेरे जो मुस्लिम एम्प्लॉइज थे उन्होंने मेरे परिवार को कराची पोर्ट तक पहुंचने में मदद की। घर की औरतों को पाकिस्तानी कपड़े दिए गए ताकि दंगाइयों को शक ना हो कि हम हिंदू हैं। मुंबई आने के बाद में काफी टाइम तक कैंप्स में बिताए, लेकिन फैमिली के पास कोई जॉब या फिर कमाने का साधन तो था नहीं, तो इसलिए हम वृंदावन शिफ्ट हो गए, जहां मंदिरों के प्रसाद से हमारे खाने का काम हो जाया करता था। उसके बाद में मेरे पिता की जॉब पुरानी दिल्ली में लग गई। फिर उन्होंने हमें दिल्ली बुला लिया, जहां गवर्नमेंट की तरफ से हमें रहने के लिए टेंट मिले थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने हमारे लिए पक्के मकान बनाए और कुछ सुविधाएं भी दी। वहीं उनकी वाइफ बताती है कि मैं आज भी सिंध के दिनों को याद करती हूँ। हमारी लाइफ में कोई भी तकलीफ नहीं थी, हम बहुत खुश थे, लेकिन इंडिया आने के बाद में हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। दोस्तों ऐसी ही और भी बहुत सारी स्टोरीज आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें लोग अपने पुराने दिनों की बात करते हैं और पार्टीशन के बाद में उनका क्या हाल हुआ वो याद करके सिहर उठते हैं। पर दोस्तों लोगों का ये भी कहना है कि भले ही थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया गया। जैसे सिंधियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था की गई, रहने की व्यवस्था की गई और जितना ज्यादा हो सका नौकरी भी दी गई। लेकिन कुछ सिंधी लोग ये भी बताते कि गवर्नमेंट ने तो हमें एक्सेप्ट कर लिया, पर लोकल लोगों के लिए हम काफी टाइम तक रेफ्यूजी रहे। निर्मला मीरचंदानी बताती कि कल्चर का डिफरेंस होने की वजह से लोकल लोग हमें नीचा मानते थे। कितनी बार तो ट्रेन में लड़ाइयां तक हो जाती थी क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना था कि तुम लोग भाग कर आए हो। इतने बुरे हालातों से गुजरने के बाद भी ज्यादातर सिंधी बिजनेसमैन ही कैसे बने, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भले ही गवर्नमेंट ने उनको बेसिक फैसिलिटीज दी थी, लेकिन ये सब उनके सेटल होने के लिए था। एक्चुअल में सर्वाइव करने के लिए किसी भी इंसान को एक अच्छी नौकरी की जरूरत पड़ती है और सिंधियों को भी नौकरी की जरूरत थी। लेकिन किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी संख्या में जॉब्स प्रोवाइड कर पाना नेक्स्ट
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, स्पेशली तब जब खुद भारत नया नया आजाद हुआ था और आधा हिस्सा दूसरे देश में बट चुका था, जिसमें मशीन्स, टेबल और कुर्सियों तक को बांट दिया गया था। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी उस वक्त भारत में ना के बराबर थी, जिसकी वजह से जॉब बहुत ही कम लोगों को मिल पाती थी। लेकिन घर तो हर किसी को चलाना ही होता है, सो सिंधियों को भी जो भी धंधा मिला उन्होंने करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। पिता का बिजनेस उसके बेटे ने संभाला, बेटे का बिजनेस उसके बेटे ने संभाला और ऐसे करते करते उनका बिजनेस बड़ा होने लगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जब सिंधी इंडिया आए तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या किया। 1947 में हुए दंगों के दौरान लगभग 30 लाख सिंधी रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आए थे, जिनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 96 रेफ्यूजी कैंप लगाए और उनके रहने की व्यवस्था की। वक्त के साथ उन्हें पक्के मकान भी दिए और खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सिंधियों को उनके घरों को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार दे दिया, जिसमें वो 60 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये बात तो सच है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, तो हर कम्युनिटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे देश के हालात अच्छे हुए, सरकार बदली, चीजें सुधरने लगी और एजुकेशन भी पहले से बेटर होता गया। गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे स्कूल्स की शुरुआत की जहां पे सिंधी भाषा में पढ़ाई होती है, जैसे कि CHM कॉलेज, थाड़ोमा शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज, किसिंचन चेलारमन कॉलेज, श्रीमती MMK कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। साथ ही दोस्तों सिंध भले ही इंडिया का हिस्सा ना हो, लेकिन उसके बाद में भी इंडियन गवर्नमेंट ने सिंधी भाषा को भारत की 22 राज्य भाषाओं में से एक रखा। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सिंधी को थर्ड लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है, जिससे अगर कोई स्टूडेंट सिंधी सीखना चाहे तो सीख सके और जो लोग सिंधी भाषा यूज करते हैं उनके लिए एजुकेशन और कन्वीनियंट हो जाए। सो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने सिंधियों को बहुत सी सुविधाएं दी, जिसके बल पे वो इंडिया में सर्वाइव कर पाए। लेकिन उसके बाद में भी सिंधी कम्युनिटी के कुछ लोग कहीं ना कहीं इंडिया में खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि उन्हें किसी तरीके का आरक्षण नहीं मिला। जैसे पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली में आर्टिकल 330 और 332 के तहत SC और ST को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सिंधियों को ऐसा कोई भी आरक्षण नहीं मिला। वहीं सिंधी शान के एक आर्टिकल में लिखा गया कि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय जैसे राज्यों में 5 लाख से लेकर 7 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पर भी 40 असेंबली सीट्स हैं। लक्षद्वीप जहां पे सिर्फ 30,000 वोटर्स है, उनके लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। लेकिन सिंधी लोग करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं, पर उनके लिए शायद ही पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा सिंधी लोग टाइम टाइम पे ये भी मांग रखते हैं कि हर किसी भाषा के आधार पर एक स्टेट है, लेकिन हम 77 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लिए कोई भी स्टेट नहीं है, जिससे आने वाले टाइम में हमारी संस्कृति विलुप्त हो सकती है। इसके अलावा कुछ सिंधियों का यह भी कहना है कि अब तक संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी सिंधियों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया और ना ही उनके किसी भी फेस्टिवल के लिए ऑफिशियल लीव डिसाइड की गई। सो दोस्तों ये कुछ मांगे हैं सिंधियों की जो वो गवर्नमेंट से कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। अगर आप भी एक सिंधी हैं तो आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।